किसान भाई और बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, भारत में शायद ही कोई ऐसा आयोजन हो जिसमें मिठाई ना बनती हो, लेकिन मिठाई के लिए ज़रूरी होती है शक्कर, और शक्कर का सबसे बड़ा स्रोत है गन्ना। तो आइए आज की मीठी मीठी बातों की शुरुआत हम करें गन्ने की खेती को लेके। आज हमारे पास डॉक्टर एस.एन. सिंह साहब, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ से आप पधारे हैं और हमारे लिए बहुत सारी काम की बातें लेकर आए हैं। तो वो किसान भाई जो गन्ना उत्पादन करना चाहते हैं और वो किसान भाई भी जो गन्ना उत्पादन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को ध्यान से देखेंगे और साथ ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान आज के कार्यक्रम से हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश जो कृषि क्षेत्र में दूसरा बड़ा राज्य है जी, बहुत सारी यहाँ पर फसलें होती हैं, अनाज की भी होती हैं, तिलहन की भी होती हैं और दलहन की भी होती हैं। जी लेकिन इसके बीच में गन्ने का भी एक बड़ा रकबा है। हम भारत के जो लगभग 16 प्रमुख राज्य हैं गन्ना उत्पादक, उसमें 10 राज्यों के भीतर तो कम से कम हमारा स्थान है। जी बिल्कुल। क्या देखते हैं आप इस परिदृश्य को? जी बिल्कुल सही बात आपने कही। सबसे बड़ी बात यह है कि गन्ने की जो हमारी फसल है, एक मिठाई वाली फसल है, एक नकदी फसल है, और ये कहा जाता है कि उत्तम खेती मध्यम बान, गन्ना बोवे चतुर किसान। चतुराई इसमें यह है कि जहाँ जहाँ गन्ने की खेती होती है वहाँ हमारे किसान काफ़ी प्रॉस्परस होते हैं, वहाँ पर गरीबी आपको देखने को नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी चीनी मिलें हैं, जो शुगर इंडस्ट्री हमारी है, वो वहीं पर स्थापित है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो गन्ना किसान और चीनी मिलें दोनों का एक संबंध ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ चीनी मिलें हैं वहाँ वहाँ गन्ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखते होंगे कि जब कभी भी कोई पूजा अनुष्ठान वगैरह होते हैं तो उस काम को हम लोग जो है ना एक मीठे से करते हैं, और जब कोई सफलता किसी को मिलती है तो हम उसका मुंह मीठा करते हैं। ये तो बात रही एक अलग। और दूसरी बात यह है कि गन्ने की फसल एक विशेष फसल है और इसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। हमारे किसान भाई उसको अच्छी तरह समझते हैं। और यहाँ बताना भी आवश्यक है कि गन्ने की फसल का जो दाम है, अगर सीजन में एक बार तय हो जाता है तो पूरे सीजन वही भाव रहता है। दूसरी फसलों में ये चीज़ नहीं होती है कि आज मंडी का भाव दूसरा है, कल दूसरा हो जाएगा, परसों हो सकता है कि एकदम से कम हो जाए। डॉक्टर साहब, ये तो एक कह के आपने हमें बड़ा खुश कर दिया कि एक सुख समृद्धकारी फसल है। जी। और इधर देखिए ना, अब गन्ना पूजने का समय भी है और गन्ना बोने का समय भी आने को ही है। तो शरदकालीन गन्ने की खेती की हम बात करेंगे। कैसे और कौन से किसान इसकी शुरुआत करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हैं, वो बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है जिन जिलों में गन्ने की खेती ना के बराबर होती है। जी। तो हम इस कारण को भी समझना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि दूसरे जिलों में भी अगर खेती किसान करना चाहे गन्ने की तो वो किस सोच के साथ करें। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य जो ना बहुत बड़ा राज्य है, और अगर हम वहाँ पर मुरैना, ग्वालियर और दतिया से अगर प्रारंभ करते हैं और उसके बाद जो ना बुरहानपुर, नरसिंहपुर और भोपाल के आसपास के जो होशंगाबाद ज़िले हैं, या हमारा निमाड़ क्षेत्र है जहाँ पर जो ना बड़वानी ज़िला आता है, तो वहाँ पर गन्ने की खेती होती है। तो इन 7-8 ज़िलों में जो गन्ने की खेती होती है, और हमारे करीब 19-20 चीनी मिलें हैं, बड़ी ही छोटी क्षमता वाली चीनी मिलें हैं। तो एक तरफ हमारा हो गया उत्तर का क्षेत्र, जहाँ पर ग्वालियर का क्षेत्र हो गया, फिर हमारा निमाड़ रीजन हो गया, फिर हमारा इधर महाराष्ट्र से सटे हुए ज़िले हो गए। तो जलवायु के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन तीनों क्षेत्रों की जलवायु है जो ना एकदम से अलग है। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसी प्रजातियों को बोएं जो उस क्षेत्र के लिए अनुकूल हों, ज़्यादा उत्पादन दें और चीनी मिलों में ज़्यादा चीनी का उत्पादन भी हो सके। लेकिन थोड़ा सा कहने में ये मुझे संकोच बिल्कुल नहीं है कि मध्य प्रदेश के किसान गन्ने की किस्मों के लिए जो ना दर दर भटकते रहते हैं, और गन्ने की जो अच्छी किस्मों हैं उनकी जानकारी उनको नहीं होती है, और कभी महाराष्ट्र जा कर के और कभी उत्तर प्रदेश जा कर के वो ऐसे ऐसे स्रोतों से गन्ने का बीज ले आते हैं जो बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और जाने अनजाने में उनके यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ गन्ने में आ जाती हैं। जैसे कि हमने निमाड़ क्षेत्र में, बड़वानी ज़िले में, नरसिंहपुर ज़िले में देखा कि जो हमारे गन्ने के किसान हैं
वो दूसरे राज्यों से बीज ला करके अपने यहाँ बोए और उसमें स्मट या एक जो बीमारी होती है, स्मट नाम की बीमारी, जिसमें एक काला कोड़ा निकलता है और वो हवा के द्वारा, बीज के द्वारा बहुत फैलता है। डॉक्टर साहब, रेड रॉट भी बड़ी बीमारी होती है, गन्ना फाड़ो लाल गन्ना निकलता है। जी जी जी। तो देखिए, रेड रॉट जो है ना, गन्ने का कैंसर कहा जाता है और ये बीमारी भी जो है ना बीज से ही फैलती है। तो मैं दोबारा फिर ये कहूँगा कि इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में जो गन्ना अनुसंधान के क्षेत्र में, पहले सीहोर में था, उसके बाद जना फिर पवार खेड़ा चला गया और उसके बाद अब बोहानी एक क्षेत्र है नरसिंहपुर जिले में, मैं वहाँ जाता रहता हूँ। डॉक्टर साहब, अब यूपी तो हमारा जो है वो ब्रदर स्टेट है कहेंगे। जी। तो अगर हमें आपके यहाँ से वैरायटीज लेना हो तो आप कौन सी किस्मों की अनुशंसा हमारे प्रदेश में? देखिए, हमारे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से जो है ना कई एक प्रजातियां विकसित हुई हैं। उनमें से एक जो है ना, जो अभी हाल में एक प्रजाति विकसित हुई है, उसका नाम है कोलख 14201 जी और कोलख 15201। ये दोनों प्रजातियां हमारे उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए जिले हैं वहां के लिए जो है ना बहुत सूट करेंगी, लेकिन वहां से लाने के बाद यहाँ पर उनका मूल्यांकन बहुत जरूरी है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाने पर जो प्राविधान है उनको ध्यान में रखते हुए हमें लाना है। रही बात नरसिंहपुर जिले की, होशंगाबाद जिले की, निमाड़ रीजन की, जहां पर गन्ने की खेती होती है। और एक चीज़ मैं आपको और ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों की, टोटल हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है और उसका करीब 65 से 70% अकेले नरसिंहपुर जिले में है। नरसिंहपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर मैंने देखा कि ये हमारे मध्य प्रदेश का हरियाणा है और एक चीनी का कटोरा भी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कछार भी तो नर्मदा जी का वहीं पर है। जी जी। तो नर्मदा मैया की कृपा जिस जिले को मिली हुई है, तो वहाँ सभी, चाहे दलहनी फसलों की हम बात कर रहे हैं, चाहे गेहूं के उत्पादन की बात करें, चाहे गन्ने की बात करें, वहाँ सर्वश्रेष्ठ उत्पादन होता ही है। लेकिन यहाँ के लिए अगर आप किस्मों की अनुशंसा करना चाहेंगे तो कौन सी किस्में होंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नरसिंहपुर जिला हमारा हो गया और दूसरे राज्य हमारे जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो है ना, जो हमारा वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट है जो पुणे में है, या हमारे जो और दूसरे संस्थान हैं जो गुजरात में है, वहाँ से प्रजातियों को ला करके उनका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। सर, आपने बार बार कहा मूल्यांकन करना जरूरी है जी। क्या पैमाना होना चाहिए उस बीज की जांच का, उस बीज के चयन का, जो देखकर किसान भाई भी समझ सकें कि हाँ ये अच्छा होगा? मैं आपको बता दूं, इसमें सीधे तौर पर किसान भाई वहां से बीज न लाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इसके साथ ही साथ जो है ना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय या ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के हमारे विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हर जिले में हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र अगर दूसरे संस्थानों से बीज लाते हैं तो उनको जो है ना सरकारी संस्थाओं से बीज अच्छा मिलेगा, उसमें किसी तरह का संदेह नहीं होता है। अगर वहाँ से बीज मिलता है तो कृषि विज्ञान केंद्र अपने क्षेत्र में या राज्य सरकार के जितने अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर उनको उनका उत्पादन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए बीमारियों का, कीड़ों की बात तो है, कीड़े तो नियंत्रण में आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक बीमारियाँ होती हैं, आपको मैं बता दूं श्रीवास्तव जी, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि गन्ने में जो बीमारियाँ लगती हैं वो अगर एक बार लग गई तो उनका इलाज गन्ने के खड़े खेत में नहीं हो सकता है। उनका जो इलाज है अच्छे बीज के द्वारा हो सकता है और अच्छा बीज हमको मिल सकता है अनुसंधान संस्थानों से। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि बीजोपचार जो है जी, वो भी एक बड़ी समस्या है जो किसान भाई कम अपनाते हैं मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब गन्ना किसान भाई हमारे जो गन्ना बोते हैं तो हमें 1-2 तरीके लेकर के चलना होता है। एक ट्राइकोडर्मा है, आपने नाम सुना होगा और हमारे किसान भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा जो एक कल्चर होता है, उस कल्चर को हम अगर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको प्रयोग में लाएं और 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा कल्चर अगर 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला लें और उसको पानी छिड़क दें और रात भर उसको शाम को उसको फैला दें और सुबह के समय अगर आप बुआई के समय, जब आप बुआई के लिए कूड़ खोलते हैं, नालियाँ खोलते हैं, तो उन नालियों में उनको बराबर बिखेर दिया जाए। उसके बाद हमें जो ना दूसरे जो उर्वरक हैं उनको डालना है। अब बात आती है बीजोपचार की। तो एक बात तो रही कि हम अपने जो ना मिट्टी का उपचार हमने कर दिया ट्राइकोडर्मा डाल करके। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा जैविक कारक है
जो मिट्टी में जो उपलब्ध हमारे जो लाल सड़न यानी रेड राट से जो समस्या उत्पन्न होती है, उनके जीवाणुओं को, उनके बीजाणुओं को खत्म कर देता है। लेकिन बीज से जो बीमारी फैलती है, उस बीज की बीमारी को रोकने के लिए एक बाविस्टिन दवा आती है जी। बाविस्टिन दवा हमारी जो ना, आप ले ले 200 ग्राम दवा और करीब 100 लीटर पानी, दोनों को अच्छी तरह से मिला करके आप एक ड्रम में आप भर दें, और उस जो विलयन हमारा होता है उसमें गन्ने के कटे हुए टुकड़े 2 आंख के या 3 आंख के कम से कम आधे घंटे तक हमको डुबोना है। उसमें किसान भाई क्या करते हैं कि एक बार ऐसे डुबोया है किनारे से, दूसरे किनारे से डुबोया और बुआई कर दी। ऐसे में क्या होता है किसान भाइयों, आपको समझने की ज़रूरत है कि जो गन्ने के बीज में जो छिपी हुई बीमारियां हैं, रेड राट की है या लाल सड़न की है या अन्य हमारी बीमारियां हैं किसान भाइयों, तो उन बीमारियों को मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको जड़ से ख़त्म करने के लिए गन्ने के बीज को आधे घंटे तक किसान भाइयों डुबोना है। जब आधे घंटे उसको डुबो लेंगे तब जाकर के उन जो छिपी हुई जो बीमारियां हैं उनसे निजात पा सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, बीज उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लेंगे एक छोटा सा विराम और उसके बाद फिर इस चर्चा को जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, हम कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के अंक में बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर SN सिंह साहब से, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ से आप पधारे हैं और हमें मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए सलाह दे रहे हैं। साथ ही कीड़े और बीमारी और जो भी समस्याएं मध्य प्रदेश में गन्ने उत्पादन के को लेकर आती हैं, उसके बारे में आपकी महत्वपूर्ण सलाह हमको मिल पा रही है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर यह माना जाता है कि गन्ना यानी जहाँ ज़्यादा पानी होगा, यानी रस से सीधे सीधे पानी को जोड़ा जाता है। अगर काफ़ी पानी है तो ही किसान भाई गन्ना उत्पादन करते हैं। आपकी क्या सलाह है इस बारे में? सरासर गलत है। ये भ्रांतियां जो है ना मैं सबसे सुनता रहता हूं और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो ये कहा जाता है कि गन्ना जो है ना ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र में जो जल संसाधन है मध्य प्रदेश से बहुत कम है और वहाँ पर 220 चीनी मिले हैं और गन्ने का जो रकबा है करीब 10 से 11 लाख हेक्टेयर में है। और वहाँ पर जो ना जो समृद्धि का जो सबसे बड़ा कारण है, वो मूल कारण है, वो गन्ना है। जहाँ पर गन्ना, मैंने शुरुआती दौर में बता दिया कि जहाँ जहाँ गन्ना है समृद्धि आप किसानों में वहीं वहीं पाएंगे। इसलिए गन्ने की जो फसल है, ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल की जो संज्ञा हम लोग देते हैं या कहते हैं हम लोग सुनते हैं, वो एकदम गलत है। आप धान की फसल को ले लें, धान की फसल में भी करीब 1800 से 2200 मिलीमीटर पानी की ज़रूरत होती है और इतना ही पानी गन्ने को ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप गन्ने की फसल को जो सिंचाई की हमारी जो तकनीकियां हैं, जिनसे हम करीब 40% तक पानी की बचत कर सकते हैं, जैसे कि एकांतर नाली विधि से सिंचाई हो गई या गोल गड्ढा विधि से गन्ने की बुआई हो गई, या आजकल जो सबसे बड़ी तकनीकी आ गई है वो टपक सिंचाई विधि, जिसको कि आम भाषा में हम लोग ड्रिप इरिगेशन कहते हैं।
ड्रिप इरिगेशन के मार्फत हम लोग पानी की बचत 50% तक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा उसमें यह है कि पानी वहीं गिरता है, जड़ क्षेत्र में गिरता है, गन्ने के जड़ क्षेत्र में गिरता है, और उसका फायदा गन्ने की फसल को मिलती है। बीच में अगर पानी आ जाता है तो खरपतवार उगाते हैं, तो खरपतवार क्या करते हैं कि खरपतवार हमारी गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, सूर्य के प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए। तो बहुत सारा भाग जो है ना, ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका जो बहुत सारा भाग है हमारे खरपतवार ले जाते हैं, और खरपतवार जो है ना बहुत बड़े बाधक हैं। तो ऐसे में मेरा प्रश्न इसी को लेकर था जी कि एक कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है जी चूंकि गन्ना लगभग साल भर की फसल है जी और एक लंबा धैर्य रखने के बाद ही किसान भाइयों को मीठे परिणाम मिलते हैं। जी 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 लेकिन गन्ने के बीच में इतनी जगह होती है दोनों कतारों के बीच में, क्या हम उन कतारों का उपयोग अंतर्वर्ती फसलों के रूप में बहुत बढ़िया आपने जो है ना बहुत ही उत्तम सवाल किया है। जी। देखिए इसमें जो है ना अगर अंतर्वर्ती फसलों की बात हम करते हैं तो ये जो महीना चल रहा है सितंबर का महीना, हमारी शरतकालीन गन्ने की बुआई जो है ना 15 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक हम लोग मानते हैं कि 31 अक्टूबर तक हम लोग बो सकते हैं। जी। ऐसे में क्या होता है ना कि अगर आपने सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुआई कर दी तो हमारे किसान भाई ये कहने लगते हैं, या आपने सुना होगा कि अरे अगर हम अक्टूबर में यानी शरद काल में गन्ना ले लिया तो हम रबी में ले जाने वाली जो फसलें हैं उनसे वंचित रह जाएंगे। लेकिन उसके उलट मैं फायदा बताना चाहूँगा, वो ये है कि हमारी जो शरदकालीन गन्ने की फसल है किसान भाइयों, वो 15 से 20% ज़्यादा गन्ने की उपज और आधा इकाई प्रतिशत ज़्यादा चीनी के परता में वृद्धि होती है वनस्पति की बसंत काल में बोए हुए गन्ने के। जी। लेकिन इसका फायदा हम लोग ले सकते हैं कि किसान भाई का जो आशंका रहती है कि हम शरद काल में दूसरी फसलें नहीं ले पाएंगे, तो शरद काल में 2 लाइनों के बीच में आपने गन्ने की बुआई अगर कर दी है तो 2 लाइनों के बीच में हम सब्जियों वाली फसलें ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एरिया ये है अंतर्वर्ती फसलों को लेने का। जैसे आपने आलू लिया, फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, मूली, सलजम, और आपने जो ना मसाले वाली जो फसलें हैं जैसे लहसुन सबसे बढ़िया है। जी। आलू की फसल आपने अंतर्वर्ती के रूप में अगर लिया गन्ने के साथ में, तो आलू की उपज आपको 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिल जाती है। और आपको मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ गन्ना आपने आलू के साथ में अंतर्वर्ती फसल के रूप में लिया है, वहाँ का गन्ना अकेले गन्ने की अपेक्षा 5-6% ज़्यादा उपज दे देता है। जी। उपज भी ज़्यादा मिल गई और आलू की उपज भी आपको 150-200 क्विंटल मिल गई। तो सीजन के बीच में किसानों को एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन जाता है। और अगर पूरे साल के बाद जब गन्ने की कटाई करते हैं किसान भाइयों, तो आप ये गुणा भाग करके देख लीजिए कि गन्ने से आपको जो फसल का उत्पादन मिला है और जो आलू से आपको मिला है, दोनों को जोड़ करके आप देखेंगे कि तो उसका जो मुनाफा है, ये जो थैली मोटी होने वाली बात है, वो इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसान भाइयों, हमने सीधे लखनऊ अनुसंधान केंद्र से आपको जोड़ा और ये गन्ना अनुसंधान केंद्र के हमारे प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SN सिंह साहब से आपने ये बातचीत सुनी, जिन्होंने बताया कि गन्ने के उत्पादन को लेकर भी बहुत संभावना है, क्षेत्र विस्तार को लेकर संभावना है, और गन्ने की खेती को लाभकारी बनाने के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए ज़रूर से उपयोगी रही होंगी। तो किसान भाइयों, अब समय है सुनने का देश दुनिया के कृषि समाचार। आइए देख लेते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका खबरें खेती में। और आइए शुरुआत करेंगे प्रमुख समाचारों के साथ। केवीके देवास में प्रशिक्षण, लंपी बीमारी का टीकाकरण करवाएं। केवीके रतलाम में प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन और प्राकृतिक खेती में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य। और आइए हम नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। केवीके देवास में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन। जिला बाल संरक्षण सेवा किशोर न्यास बोर्ड के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र देवास के माध्यम से मुख्य धारा में किशोरों एवं युवतियों को जोड़ने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती नेहा परस्ते, प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड देवास द्वारा उद्बोधन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने अपने उद्बोधन में बाल अपराधियों को यदि स्वरोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्राप्त होता है तो वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
इसके साथ उन्होंने कहा कि अपने जीवन को समाज में रहकर एवं आय अर्जित कर बेहतर बना सकेंगे, जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र देवास द्वारा कृषि से संबंधित मूल्य संवर्धित उत्पादन जैसे आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, विभिन्न तरीके के दाल, बेसन, फ्रूट जैम, टमाटो सॉस आदि बनाकर एवं उसे उचित मूल्य दरों पर बेचकर एक स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर के.एस. भार्गव वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा वर्मी कंपोस्ट एवं कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही डॉक्टर लक्ष्मी वैज्ञानिक मत्स्य विज्ञान ने बताया कि मत्स्य पालन, रंगीन मत्स्य उत्पादन एवं एक्वेरियम बनाकर भी रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। लंपी बीमारी का टीकाकरण करवाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पशुपालक और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पशुओं के कष्ट के समय साथ में है। इस बीमारी का टीका मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि विश्व के कल्याण में चाहे गौवंशी हो, भैंसवंशी हो, हमारे इन पशुओं का कल्याण भी शामिल है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम तत्काल इस रोग के लक्षण को पहचानें। लंपी वायरस से संक्रमित होने वाले पशुओं में इस तरह के बदलाव आते हैं। अगर आपके पशुओं में यह लक्षण दिख रहे हों तो तत्काल उनका इलाज करवाएं। संक्रमित होने पर पशुओं को बुखार आने लगता है और सुस्त हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, आंखों से पानी और मुंह से लगातार लार निकलने लगती है, शरीर में गठान पड़ने लगती है और यह गठान गोल और उभरी हुई होती है। पशुओं का वजन भी कम होने लगता है और पूरे शरीर पर छोटे छोटे घाव जैसे उभरे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं। दूध देने वाले पशुओं का दूध भी बंद या कम हो जाता है। इसलिए इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। पशुपालकों को सावधानियां बरतने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ परामर्श देते हुए कहा कि किसी भी एक पशु में लक्षण दिखने पर तुरंत उसे बाकी पशुओं से अलग करने और पशु चिकित्सक से संपर्क करने के अलावा पशुओं को मक्खी, मच्छर, जूं आदि परजीवियों से बचाकर रखने, संक्रमित इलाकों में कीटाणुनाशक का छिड़काव करने, लंपी वायरस से मृत पशुओं के शव को खुले में न छोड़कर गहरा गड्ढा कर उसमें दफनाएं। सरकार की तरफ से फ्री में टीका लगाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण इस रोग की रोकथाम कर सकता है, इसलिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम द्वारा प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम द्वारा गांव सिखेड़ी, ब्लॉक रतलाम, जिला रतलाम में प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख द्वारा केवीके की वर्ष भर में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। डॉक्टर CR कांटवा द्वारा सोयाबीन की नवीनतम प्रजाति JS 2034 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और किसान भाइयों को प्रक्षेत्र का भ्रमण करवाया। डॉक्टर JP तिवारी द्वारा बताया गया कि सोयाबीन में लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोगों से किस प्रकार सोयाबीन की फसल को बचाया जा सकता है। इसी कार्यक्रम में श्री आदित्य राठौर के द्वारा किसानों का पंजीयन का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में सिखेड़ी गांव के लगभग 17 किसानों ने हिस्सा लिया। प्राकृतिक खेती में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य। संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और अध्यक्ष नेशनल कोएलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के मध्य आज अधिक प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के लिए MOU साइन हुआ है। संचालक कृषि श्रीमती प्रीति मैथिल ने कहा कि प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने और खेती की लागत में कमी लाकर उनकी आय में वृद्धि करने के लिए MOU कारगर साबित होगा। NCNF के अध्यक्ष श्री मीर शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।